चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So the question is that the diagram shows a man standing on a platform that is attached to a flexible pipe. Water is pumped through the pipe so that the man and the platform remain at constant height. Constant height का मतलब ये है कि भाई resultant force जीरो हो चुकी होगी इस वक्त इसके ऊपर, ना इसका वेट ज्यादा होगा ना अपवर्ड फोर्स, क्योंकि ताकि प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टेशनरी खड़ा हो सके, वरना या तो हाइट इंक्रीज हो रही होती या तो हाइट डिक्रीज हो रही होती। अब वो बोलते हैं द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज जीरो। चलो इसने बोल भी दिया यहाँ पे। The combined mass of the man and the platform is 96 kilograms, and the mass of the water that is discharged vertically downwards from the platform each second is 40 kilograms. Mass flow rate given कर दिया गया है आपके पास 40 kilograms. See, 40 kilograms per second. What is the speed of the water leaving the platform? Speed मांगी गई है आपसे जो प्लेटफॉर्म के नीचे से वाटर लीव कर रहा होगा। अब देखिए आपको इतना पता है कि भाई the man would have his weight vertically downwards, and because of the ejection of the water from the bottom, this platform must be exerting an upward force F, क्योंकि जब वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर रिएक्शन देगा प्लेटफॉर्म पे, and that reaction would be in the upward direction. तो वो रिएक्शन फोर्स इस वेट के बराबर होगी। तो वेट फोर्स इक्वल्स टू द थ्रस्ट रिएक्शन। उस बंदे का वजन 96 किलोग्राम्स था, तो मैं इसका वेट निकाल सकता हूँ 96 इंटू 9.8 से। ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कि वाटर के निकलने से कितनी फोर्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। So what I can do, 96 into 9.8, ये हो जाएगा 940.8। न्यूटन या फोर्स आ गया। अब वो बोलता है the combined mass of the man and the platform is this. At what velocity is the water ejected? भाई मुझे वेट चाहिए था ना, 96 किलोग्राम तो उसका मास था। वेट बनाने के लिए मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको अगर याद हो तो फोर्स होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। एंड दिस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इस मोमेंटम के चेंज को मैंने बताया था कि हम दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा। एक तरीका होता है मोमेंटम का चेंज निकले का मास टाइम्स इनटू चेंज इन वेलोसिटी, m इनटू डेल्टा v, और दूसरा मैंने बोला था चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि जब मास निकलेगा तभी मोमेंटम चेंज हो सकता है। यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, डेल्टा m इंटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t इक्वल्स 940.8। ये इसलिए यूज करेंगे क्योंकि एग्जामिनर ने हमें मास फ्लो रेट दे दिया है, चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, किलोग्राम पर सेकेंड, उसने आपको मास फ्लो रेट दे दिया। So I'm going to use this mass flow rate over here, that is 40 times v equals 940.8, और यहाँ से मैं वेलोसिटी मालूम कर दूँ, going to be 23.5. बिल्कुल, that makes it 24 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने इस तरह से ड्राइव किया था। देखो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला क्या होता था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता था। अब भाई एक तरीका तो आप ये बोल सकते हो फाइनल मोमेंटम में वेलोसिटी चेंज हुई फाइनल, इनिशियल मोमेंटम में वेलोसिटी थी इनिशियल, तो ये हो जाएगा mv माइनस u। दूसरा हमारे पास ये था कि भाई जब आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर रहे हो तो हो सकता है मास चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी ना चेंज हुई हो, क्योंकि मोमेंटम उस पर भी चेंज हो सकता है ना।
It's a product of mass and velocity. So final mass into velocity minus initial mass into velocity. तो इससे जो फॉर्मूला बनता वो ये वाला बनता, डेल्टा एम इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये आप उस वक्त यूज करते हो जब कोई पाइपलाइन के अंदर कोई वाटर या कोई लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा हो ना, और उसकी वजह से फोर्स लग रही हो, तो आप यूज करते हो इस वाले फॉर्मूला को अक्सर। तो यहाँ से आपके पास जो है वेलोसिटी डिटरमिन हुई थी 23.52 यानी 24 मीटर पर सेकंड। कोई इशू इसमें किसी को? सोहा ले रहे हैं आपको ये? लास्ट पार्ट कौन सा? देखो, मैंने चेंज इन वेलोसिटी लिखने का दो तरीके बताए ना, क्योंकि मोमेंटम का चेंज जो होता है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी बोल गया मैं गलती से। मोमेंटम का चेंज लिखने के दो रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है कि आप जब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम करें तो उसमें आप अज्यूम करें कि भाई बॉडी का मास चेंज नहीं हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, वो एम वी माइनस एम यू हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि भाई बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, उसका मास चेंज हो गया, क्योंकि मोमेंटम उससे भी चेंज हो सकता है, वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। तो भाई मैंने बोला भाई फाइनल में मास कुछ और था, इनिशियल में मास कुछ और था, एम एफ इंटू वी माइनस एम आई इंटू वी। तो जब आप इसमें से v कॉमन निकालोगे तो फाइनल मास माइनस इनिशियल मास would actually give you the change in mass. ये सिलसिला ठीक है ना भाई? इस तरह के सवालों को भी थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। मैं 2D मोमेंटम का कहाँ गया वो थ्योरी क्वेश्चन का। सवाल करवाना है इसमें, काफी अच्छा सवाल है। ये मैं किसके अगला वाला करवा। सवाल भी नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ चला गया? बार तो मैंने करवाया है।
कौन से ईयर में था मुझे याद नहीं आ रहा वो सवाल, इसमें मेरे जहन से निकल रहा है। मुझे याद पड़ रहा था इसी में कहीं था। पता नहीं कौन से ईयर में था वो सवाल। बहरहाल मैं एक 2D मोमेंटम का सवाल जनरल करवा देता हूँ यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की इक्वेशंस आप लोग खुद डिजाइन करोगे, सही है, और मैं वेरीफाई करूंगा कि वेदर यू गाइस वर राइट और नॉट। सबसे पहले वो आपसे बोलते हैं स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। It's no big deal. We can all state the law of conservation of momentum. That is the total momentum before collision equals the total momentum after collision. लेकिन ये कब होता है? Total momentum before collision equals the total momentum after collision. ये वाला सिनेरियो होता कब? इसमें एक जुमला और कहा जाता है पहले। Exactly. ये होता है जब you have an isolated system. सही, जब we have an isolated system ये उस वक्त होता है आपके पास। तो ये जुमला पूरा जो है वो कंप्लीट करते हुए लिखना होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। Two particles A and B collide elastically as illustrated in figure 5.1. Initial velocity of A is 500 in x direction. In B z rest, the velocity of A after the collision is VA at 60 degrees, and the velocity of B after collision is VB at 30 degrees to the x-axis. अब वो बोल रहे हैं the mass of each particle is 1.67 exponent minus 27 kilograms. Explain what is meant by the particles colliding elastically. Elastic collision का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे what do you mean when you say that there is a collision is elastic, what would you say at that point? No loss of energy. Exactly. There is no loss of energy during collision. इस तरह से लिखो। अब वो बोलते हैं कैलकुलेट द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालना है। तो भाई इनिशियल मोमेंटम आप अगर निकालने की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, क्योंकि वाई में तो मूवमेंट ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, सही ना। तो m1u1 प्लस m2u2 की अगर हम बात करें तो a और b, ये a है, लेट्स से ma बोल देता हूँ मैं इसको बजाय m1u1 कहने के, और उसको mbvb बोल दूंगा, ub बोल दूंगा, ma प्लस mbub। भाई मुझे इस बात का इल्म है कि इनिशियल वेलोसिटी b की 0 है, तो ये फैक्टर तो खत्म हो गया। ma है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम्स,
और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 500, तो मैं यहाँ से इनिशियल मोमेंटम निकाल सकता हूँ ए का 1.67 इंटू 500 कर लेते हैं। हो जाएगा 8.35 एक्सपोनेंट माइनस 25। किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख दो या यूनिट लिख दो, न्यूटन सेकंड एक ही बात। असल चीज यहाँ से शुरू होती है। State an expression in terms of m, va and vb for the total momentum after collision in x and after collision in y. एक्सप्रेशन बनानी इन टर्म्स ऑफ m, va और vb, वैल्यूज नहीं रखना, सिर्फ एक्सप्रेशन बनानी है। ठीक है, एंगल वैंगल की जरूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल बेशक रख सकते हो। एक एक्सप्रेशन x की डायरेक्शन में, एक एक्सप्रेशन y की डायरेक्शन। अब मैं डायग्राम ओपन कर रहा हूँ, वहां पे अब आप उसको देखो और अपने पास फैब्रिकेट करो और मुझे आंसर व्हाट्सएप करो, जो लिखा है उसको व्हाट्सएप करके भेजना मुझे इमेज, उसकी पर्सनल में ग्रुप में मत भेज देना। सही, आपको क्या क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आपको टोटल मोमेंटम चाहिए कॉलिजन के बाद। सही, आफ्टर कॉलिजन एक्स में कितना है और आफ्टर कॉलिजन वाई में कितना है। एम, वी ए, वी बी, इनकी टर्म्स के अंदर आप आंसर दोगे, वैल्यूज रखे बगैर, सिर्फ जनरल वेरिएबल्स की। जरा वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्सेस। सर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम बताना था ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मोमेंटम नहीं बताना, फाइनल मोमेंटम बताना है बस। मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 करना है, एक दफा x में एक दफा y में।
भाई ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन। ठीक है सोहा, सोहा असल में जो चीज मांगी गई है ना वो इक्वल टू के बाद वाली जो आपने लिखी है ना सिर्फ वो मांगी गई है। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है या नहीं, ये गलत नहीं है सोहा, ये ठीक ही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इक्वल टू के बाद वाली जो चीज है ना सिर्फ वो लिखनी थी एक्स एक्सेस के लिए। अब इसी तरह वाई के लिए बनाओ, फिर बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करो ना, m1v1 प्लस m2v2, कि उसने फाइनल मांगा था उसके बाद वाली चीज लिखनी है आपने खाली। आंसर आ गया है। मेरे बच्चे सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए थी, वैल्यूज नहीं चाहिए थी। उसने क्या बोला है, ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। चलो खैर आपने मार्क्स पर रख दिया, उसका मसला नहीं है, ठीक है। अपना ठीक है, आंसर में गड़बड़ नहीं है। सिर्फ ये को ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, आपको मार्क्स की वैल्यू भी नहीं रखनी। शहीद, I'm waiting for your reply, boy. सुनो, y की भी इक्वेशन बनाओ, जैसे x के लिए बनाई है y के लिए भी बनाओ इसी तरह से। तो थोड़ी सी गड़बड़ है, वीबी के अंदर थोड़े से मिस्टेक है, थोड़ा गौर करो, वीबी की डायरेक्शन को देखते हुए बताओ। नहीं शहीद, देखो क्वेश्चन समझो। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अंदर चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो वी ए के कंपोनेंट्स बनेंगे ना, वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाओ, एक वी ए cos 60 हो गया और ये वी बी cos 30 हो गया। इसी तरह वाई कंपोनेंट्स बनेंगे इसके, वी ए sin 60, वी बी sin 30। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अगर चाहिए तो एक्स एक्सिस के अंदर इट विल बी m वी ए cos 60 प्लस m वी बी cos 30, और y एक्सिस के अंदर it will be m va sin 60 plus m minus vb sin 30। माइनस क्यों, क्योंकि इट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वेलोसिटी का कंपोनेंट मैंने नेगेटिव कंसीडर किया। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगी। बात समझ में आई शेर? क्योंकि आपको v और vb नहीं दिया गया था, इस वजह से आपने यहाँ पे इसको इस तरह से जज किया। ठीक है, अब वो आपसे बोलते हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वी एंड वीबी आफ्टर कोलिजन। वी और वीबी की वैल्यू चाहिए कोलिजन के बाद आपको। तो जनाब आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक दफा अलोंग एक्स, एक दफा अलोंग वाई।
applying law of conservation of momentum along x and y. तो अगर मैं x एक्सिस में अप्लाई करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, तो भाई कॉलिजन से पहले, मतलब अगर आप देखें तो कॉलिजन से पहले x एक्सिस में मोमेंटम कितना था, ये आपने डिटरमिन किया था ना, 8.35 एक्सपोनेंट माइनस 25 टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी बिफोर कॉलिजन। और ये x एक्सिस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉलिजन से पहले पार्टिकल्स मूव ही x एक्सिस में कर रहे थे, y में उनकी मूवमेंट यही थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8.35 एक्सपोनेंट माइनस 25 इक्वल्स x एक्सिस में आफ्टर कॉलिजन एक्सप्रेशन आपने बनाई थी mva cos 60 प्लस mvb cos 30, वो वहां लिख देंगे m सही, इसमें से मास डिवाइड में आ जाएगा कॉमन निकल के, ये आपके पास अननोन्स। सही, जब आप मास की वैल्यू रखोगे 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, तो यहाँ पे जो आपका मास आएगा, वो मास सिंप्लीफाई होकर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई बेटा। इसी तरह से आप y एक्सिस के अंदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करोगे, लेकिन जब आप y एक्सिस में अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि भाई कॉलिजन से पहले तो पार्टिकल्स y में मूव भी नहीं कर रहे थे, कॉलिजन से पहले पार्टिकल्स y में मूव भी नहीं कर रहे थे, उनका जो मोमेंटम था कॉलिजन से पहले वो जीरो था y एक्सिस के अंदर। हाँ, कॉलिजन के बाद आपके पास मोमेंटम आया और वो आपने एक्सप्रेशन बनाई थी mva sin 60 प्लस m माइनस वीवी sin 30। अब यहाँ से मास जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर वो खत्म हो जाएगा, va sin 60 माइनस वीवी sin 30, ये आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है। अब आप जो है वो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स आपके पास है, कैलकुलेटर्स के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आई होप आपको आती है। ट्रायंगल की साइड की नेमिंग, ये इसकी बात कर रहे हो शहीद, ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हो? देखो शहीद, जब भी आप कभी कोई वेक्टर ड्रॉ करते हो, सही है, इस वेक्टर को मैं बोल देता हूँ ये वी है मेरा। इस वेक्टर के दो हिस्से बन सकते हैं, अगेन ब्रेक दिस वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। मैं ये निकाल सकता हूँ कि इस वेलोसिटी का एक्स में कितना इफेक्ट आ रहा है, और मैं ये पता कर सकता हूँ कि इस वेलोसिटी का वाई में कितना इफेक्ट आ रहा है। कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये वेलोसिटी दी जाए तो वो एक्स में कितना मूव करेगा ऑब्जेक्ट, और वो वाई में किस वेलोसिटी से मूव कर सकेगा, क्योंकि उसे एंगल पे फेंका गया है ना, उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन एंगल थीटा पे। तो मैं उसका एक्स कंपोनेंट यानी वी एक्स और उसका वाई कंपोनेंट यानी वी वाई पता कर सकता हूँ। कैसे पता कर सकता हूँ? इस तरह से पता कर सकता हूँ कि भाई अगर मैं इस वेक्टर के एरो को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसी वेक्टर को वी वाई को इधर ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाता पूरा, पूरा रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाता। ये 90 डिग्री का एंगल होता। इसी वजह से
ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता, ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर। अब अगर मुझे बेस मालूम करना है, मतलब मुझे Vx मालूम करना है, Vx बेस है, तो मैं cos थीटा यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है Vx, हाइपोटेन्यूज है V, Vx हो जाएगा V cos थीटा। इसी तरह से अगर मुझे Vy मालूम करना है तो मैं sin थीटा यूज करता ट्रिग्नोमेट्री। sin थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है Vy, हाइपोटेन्यूज है V, यहाँ पे Vy जो है वो भी sin थीटा के बराबर है। बेहतरीन है। चलो, तो पता चला भाई V और VB की वैल्यूज क्या आ रही है। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व करा आपने। VA को x अज्यूम कर लो, VB को y अज्यूम कर लो, उससे सॉल्व करो। जो आंसर है मुझे बताओ, क्योंकि मेरे पास तो आ गए, मैं कंफर्म करवा दूंगा आपको क्या आंसर होना चाहिए। तो भाई क्या वैल्यूज आई, कितना टाइम तो लगता है वैल्यू निकालने में, कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेटर में रख के आंसर दे दो जल्दी से। अगर कोई मसला हुआ तो बता दो, ताकि मैं उसको रिजॉल्व तो करूँ।
For some, ये बड़ी ancient answer. क्या चीज? ये बड़ी अजीब सा आंसर था. अफरा वी भी गलत आया है, वी ए ठीक है। वी ए ठीक है बिल्कुल, वी भी में गड़बड़ है। वी ए तो 500 आएगा, वी बी आपके पास कुछ 300 करके कुछ आना चाहिए। माइनस साइन की मेरे ख्याल से आपने शायद कहीं गड़बड़ कर दी है, जरा गौर से देख लो। वी ए आपका होगा यहाँ पे 250 और वी बी आपका होगा 433। आप 800 बोल रहे हो ना, 433 होगा। आपने 866 लिखा है, डबल आया है आपका आंसर बिल्कुल। खैर उसकी गलती पता कर लेना। मैं वो एक सवाल करवा देता हूँ जो मैंने बोला था ना शुरू में कि बड़ा अच्छा था सवाल मुझे लगा है, वो सवाल एक करवा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और भरपूर हो जाए आप लोगों। -2. अच्छा माइनस नहीं लगा, चलो खैर हो जाती है, इंसान से गलती होती है। अच्छा भाई, अब वो बोलते हैं वुडन ब्लॉक इज freely supported on brackets at a height of 4 meters above the ground as shown. A bullet of mass 5 grams is shot vertically upwards into the wooden block of mass 95 grams. 5 ग्राम की बुलेट है, 95 ग्राम्स का ब्लॉक है। It embeds itself in the block and the impact causes the block to rise above its supporting brackets. लाजमी सी बात है, वो इतना मोमेंटम लेके गया होगा तो एक हाइट पे वो राइज कर जाएगा। The bullet hits the block with a velocity of 200 meters per second. How far above the ground will the block be at the maximum height of its path? ग्राउंड से ये ब्लॉक कितनी हाइट पे ऊपर उठेगा, ये आपसे मांगा गया। ग्राउंड से ये ब्लॉक कितनी हाइट पे ऊपर उठेगा, ये आपसे मांगा गया है इसमें। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले ये चीज मालूम करने के लिए ना आपको पता ये करना पड़ेगा कि जब ये ब्लॉक में ये बुलेट जाके हिट करेगी, इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए हमें ये तो पता है कि उस वक्त फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी होगी जब वो ब्लॉक अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है हमें। इनिशियल वेलोसिटी पता करने के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करूंगा। अब इसमें क्या सिलसिला हुआ है कि एक बॉडी अगले बॉडी में एम्बेड हो गई है, बिल्कुल स्टिक हो गई है दोनों चीजें, दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल एंटिटी। तो कॉलिजन से पहले तो ये दोनों अलग अलग थे, m1u1 प्लस m2u2 लिखा जाएगा। कॉलिजन के बाद आप इसको लिख सकते हो m इंटू वी, कैपिटल M इसलिए क्योंकि दोनों बॉडीज कंबाइन होकर एक बॉडी बन चुकी। इनिशियल मास आपके पास था बुलेट का 5 ग्राम्स और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 200 मीटर्स पर सेकेंड। और जो ब्लॉक था उसका मास था 95 ग्राम्स और उसकी वेलोसिटी थी इनिशियली 0। कॉलिजन से पहले की कहानी बता रहा हूँ। बिफोर कॉलिजन ब्लॉक आपका रेस्ट पे था और
आपके पास जो बुलेट थी वो 200 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। जैसी कॉलिजन हुई और एम्बेडिंग हुई तो इन दोनों का कंबाइंड मास हो गया 100, 95 ब्लॉक का 5 ग्राम बुलेट का कंबाइन होके इन दोनों का मास हो गया 100 ग्राम, और इनकी कंबाइंड वेलोसिटी वो हो जाएगी v। सही, ये v कैपिटल V बोल रहा हूँ, ये असल में इस इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 100 से ये जीरोस कैंसिल, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब your block will start to move up at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप अज्यूम करें कि ये ब्लॉक इधर था, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, आपसे मांगा गया ये ब्लॉक जब ऊपर राइज करेगा तो इसका पता करें। तो देखिए भाई, जब ये ब्लॉक और बुलेट जो इसके अंदर अब आके एम्बेड हो चुकी है, जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो उनकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। मुझे पता है कि जब जब ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो इसको डिसेलरेट करने का काम अर्थ की ग्रेविटी कर रही होगी। सही, इसको डिसेलरेट करने का काम अर्थ की ग्रेविटी कर रही होगी। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2s। मुझे पता है मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, मुझे पता है इनिशियली मैंने इसे 10 से फेंका है, इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस 9.8 रखी जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि ब्लॉक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ऊपर होगा। कर लेता हूँ 10 स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 22 5.1। बिल्कुल सही, आपके पास वेलोसिटी आ गई 5.1 मीटर्स पर सेकेंड। वो वेलोसिटी बोलो, सॉरी, डिस्टेंस 5.1, बट दैट इज नॉट योर आंसर, दैट इज नॉट योर आंसर। आपसे मांगा गया था ग्राउंड से कितना, एग्जैक्टली ग्राउंड से मांगा गया था, तो भाई इसमें 4 मीटर ऐड कर देंगे हम, तो वो हो जाएगा 9.1 मीटर पर 9.1 मीटर। ठीक है ना। तो ये आपके पास इसके क्वेश्चंस हमने डिफरेंट टाइप के अटेम्प्ट करके देख लिया कि भाई कहाँ से किस किस तरीके का सवाल आ सकता है। इसमें कोई मसला और बोला था मेरा कितना प्यारा सवाल था ये। चलो भाई, आज का लेसन फिर यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे फोर्सेस का। सही है, उसमें न्यूटन के लॉज वगैरह का जिक्र किया जाएगा और वेक्टर डायग्राम्स वगैरह के ऊपर थोड़ी सी बात की जाएगी। ठीक है भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे पास पास पेपर्स नहीं है शहीर अभी? अच्छा, चलो मैं बताता हूँ तुमको ना, मैं मैसेंजर के ऊपर तुमसे बात करता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।